एक जिला जो कोयले के लिए जाना जाता है, एक जिला जिसे भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है, एक जिला जिसकी अर्थव्यवस्था ही कोयले से चलती है। 1950 के दशक में एक युवा उत्तर प्रदेश के बलिया से इसी कोयले से अपनी किस्मत बदलने की उम्मीद से इसी जिले में आता है। बीतते वक्त के साथ ये कोयला उस युवा की किस्मत बदल देता है। सिर्फ किस्मत नहीं बदलता बल्कि इस जिले की राजनीति का पर्याय उस युवा को बना देता है। दशकों तक इस चेहरे की धमक यहाँ की राजनीति में रहती है और अचानक वो चेहरा दुनिया छोड़कर चला जाता है। लेकिन उसकी धमक ऐसी होती है कि उसके परिवार को शुरुआती नाकामी के बाद एक बार फिर से इस जिले में सफलता मिलने लगती है। ये सफलता इस परिवार में कलह की भी वजह बनती है और कलह ऐसी कि वो खूनी जंग में बदल जाती है। और अब इसी परिवार के चेहरों के बीच इस जिले की एक विधानसभा सीट पर वर्चस्व की लड़ाई है। वो सीट, जिस सीट की आज हम बात करेंगे, वो और उसके किस्से जिसकी आज हम बात करेंगे, ये सब कुछ है झारखंड के धनबाद जिले की झरिया विधानसभा सीट। हमारे खास कार्यक्रम सीट का समीकरण में आज इसी झरिया विधानसभा सीट की बात करते हैं इस सीट के इतिहास की, बात करते हैं सूर्यदेव सिंह की, उनके परिवार और उनके परिवार की आपसी अदावत की, और बात करेंगे उस महिला की जिसने सूर्यदेव सिंह के परिवार को न सिर्फ चुनौती दी बल्कि दो बार उनके भाई को हराया, और हराया भी कैसे वो भी बताएंगे। और उसके साथ में कैसे एक बार फिर से ये परिवार यहाँ का एक तरह से इस इलाके का वर्चस्व अपने पास लेकर आया और कैसे परिवार में अदावत शुरू हुई, ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं झरिया विधानसभा सीट के बारे में। झरिया विधानसभा सीट झारखंड के कोयलांचल में धनबाद जिले में पड़ती है। साल 1967 के बिहार विधानसभा चुनाव में, क्योंकि उस वक्त झारखंड नहीं था बल्कि ये बिहार का हिस्सा था, और बिहार विधानसभा चुनाव के 1967 के जो चुनाव थे उस चुनाव में ये सीट अस्तित्व में आती है। और यहाँ की आधी आबादी अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोयला खनन पर ही निर्भर है, और इसीलिए एक तरह से देश की कोयला की राजधानी इस इलाके को कहा जाता है। कोयला खनन झरिया की अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और इस बार यहाँ पर अगर चुनाव की बात करें तो 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। अगर इस इलाके के जो मतदाता हैं उनमें सबसे ज़्यादा राजपूत और मुस्लिम मतदाताओं का वर्चस्व है, लेकिन ओबीसी मतदाता भी खासा प्रभाव इस इलाके में रखते हैं। झरिया सीट पर जो पहला चुनाव हुआ था उसकी बात कर लेते हैं। तो पहले चुनाव में जो 1967 का चुनाव था, उस चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस को सफलता मिली थी। जन क्रांति दल के एसके राय को हराया। 2 साल बाद यानी 1969 में एक बार फिर से यहाँ पर चुनाव होते हैं, लेकिन इस बार नतीजे पलट जाते हैं। वही दो चेहरे आमने सामने होते हैं, लेकिन इस बार एसके राय जीतते हैं। हालांकि उनकी पार्टी बदल चुकी होती है। इस बार वो भारतीय क्रांति दल के टिकट पर मैदान में थे और जीत दर्ज करते हैं। 1972 में एक बार फिर एसके राय यानी शिव कुमार राय को जीत मिलती है। इस बार राय एक नई पार्टी से होते हैं, पार्टी होती है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और एक बार फिर वो जीतते हैं। एक नई पार्टी होने के बाद भी उन्हें फिर से सफलता मिलती है। अब आता है साल 1977, वो चुनाव जिसमें सूर्यदेव सिंह धनबाद की राजनीति में आते हैं। वो चुनाव जिसमें कि न सिर्फ वो आते हैं बल्कि सफलता के झंडे भी गाड़ते हैं। उस कहानी पर भी जाएंगे, उन चुनावों की बात भी करेंगे, लेकिन एक कहानी सुन लेते हैं सूर्यदेव सिंह की भी कि आखिर सूर्यदेव सिंह कैसे आए। इस पूरे जो किस्से में अगर हम देखें तो सूर्यदेव सिंह कैसे झरिया पहुंचते हैं और कैसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेहरा बन जाते हैं, उस कहानी की तरफ चलते हैं। वो कहानी शुरू होती है साल 1950 के दशक से। उत्तर प्रदेश के बलिया से नौकरी की तलाश में एक युवा सूर्यदेव सिंह धनबाद आते हैं और यहाँ आकर कोयला के क्षेत्र से जुड़े बीपी सिन्हा के अंडर में, एक तरह से उनके अधीन में काम करने लगते हैं, उनके साथ में काम करना शुरू करते हैं। वक्त के साथ सूर्यदेव सिंह का प्रभाव बढ़ता है और इस बीच बीपी सिन्हा की हत्या हो जाती है। सिन्हा की हत्या के बाद सूर्यदेव सिंह बीपी सिन्हा के कारोबार पर नियंत्रण कर लेते हैं। एक तरह से उनका नियंत्रण उस पूरे कारोबार पर, जहां पर उन्होंने एक शुरुआत की थी, वो पूरा कारोबार उनके पास आ जाता है। और 1977 के चुनाव के बाद 1977 में सूर्यदेव सिंह एक तरह से
न सिर्फ धनबाद बल्कि उस पास उसके जो धनबाद के आसपास के इलाके हैं वहाँ पर उनका एक राजनीतिक रसूख भी बन चुका होता है। एक बड़े मजदूर नेता के रूप में उनकी पहचान हो चुकी होती है और सूर्यदेव सिंह वहाँ से अपनी राजनीति शुरू करते हैं। और उसके साथ में सूर्यदेव सिंह की जो कोठी है सिंह मेंशन, ये नाम सुन लीजिएगा और याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार जिक्र होगा इस सिंह मेंशन का और इस सिंह मेंशन की अदावत का। यहाँ से शुरू होती है सिंह मेंशन की कहानी और यहाँ से शुरू होती है सूर्यदेव सिंह की राजनीति की कहानी। साल 1977 में सूर्यदेव सिंह पहली बार चुनाव लड़ते हैं और झरिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं और विधायक भी बन जाते हैं। और इस चुनाव के बाद वो जो तत्कालीन विधायक होते हैं उनको हराते हैं, शिव कुमार राय को शिकस्त देते हैं। सूर्यदेव सिंह अपने द्वारा बनाए गए मजदूर संघ के समर्थन के से न सिर्फ वहाँ पर एक राजनीतिक चमक बनाते हैं बल्कि इसके साथ साथ वहाँ के बाजार और सियासत को भी नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। और इसका असर ये होता है कि 1980, 1985 और 1990 लगातार 4 चुनाव में उनको जीत मिलती है। 1977 में वो जनता पार्टी के टिकट पर जीतते हैं तो 1980 में वो जनता पार्टी जेपी के टिकट पर जीतते हैं। 1985 में एक बार फिर वो जनता पार्टी के टिकट पर जीतते हैं तो 1990 में जनता दल के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं। लेकिन साल 1991 आते आते चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं। दरअसल सूर्यदेव सिंह का 1991 में निधन हो जाता है और इस निधन की वजह से सिंह मेंशन में एक नए सिरे से इस इलाके में एक नई तरह की राजनीति शुरू होती है। और उस समय जो सिंह मेंशन एक तरह से वहाँ की सत्ता का जो दूसरा नाम बन चुका था उसको लेकर किस तरह से उसकी धमक थी उसकी अगर बात करें तो 77 से लेकर 91 तक इस दौरान सिंह मेंशन ने न केवल खुद को सियासत में स्थापित किया बल्कि इसने लगभग हर चीज़ पर नियंत्रण कर लिया। सूर्यदेव सिंह का प्रभाव इतना था कि कहते हैं कि उस दौर में उनके प्रभाव की वजह से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी उनके घर तक आए थे। और ये एक और चीज़ दोनों को जोड़ती थी। दरअसल सूर्यदेव सिंह जिस बलिया से थे वहीं से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी आते थे। दोनों का उत्तर प्रदेश की बलिया जिले से नाता था। 1991 में सूर्यदेव सिंह का निधन भी इसी बलिया में होता है। बाद में नए सिरे से यहाँ पर उपचुनाव होते हैं और ये उपचुनाव एक नई चीज़ शुरू करते हैं। इस उपचुनाव की जब बात आती है तो उसकी भी अपने आप में एक कहानी है। दरअसल सूर्यदेव सिंह के निधन के बाद जो जनता दल के विधायक थे यहाँ पर उपचुनाव की नौबत आई। उपचुनाव में एक तरफ जनता दल थी और दूसरी तरफ सूर्यदेव सिंह का परिवार था। दरअसल सूर्यदेव सिंह को टिकट न देकर जनता दल ने एक और मजदूर नेता राजू यादव की पत्नी को यहाँ से टिकट दिया था। हुआ क्या था कि राजू यादव जो कि 26 सितंबर 1991 को धनबाद से दिल्ली जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही उनकी हत्या हो जाती है। वो मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर उनकी मौत होती है, उनको मार दिया जाता है और आरोप लगता है धनबाद के कोयला माफिया पर। झरिया विधानसभा सीट पर जब उपचुनाव होते हैं तो जनता दल जो है वो लालू यादव के करीबी रहे राजू यादव की विधवा पत्नी आबो देवी को टिकट दे देती है और दूसरी तरफ सूर्यदेव सिंह के भाई बच्चा सिंह जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरते हैं। जब नतीजे आते हैं तो जनता दल की आबो देवी सिंह मेंशन के किले में सेंध लगा चुकी होती हैं और यहाँ से वो जीतने में सफल होती हैं। और उसके साथ ही सिंह मेंशन के जो नए चेहरे झरिया में जो पहली लड़ाई लड़ रहे थे वो हार जाते हैं। साल 1995 का जब चुनाव आता है तो एक बार फिर बच्चा सिंह और आबो देवी आमने सामने होते हैं। इस बार भी नतीजा वही रहता है। इस बार जनता दल की आबो देवी को जीत मिलती है जबकि समाजवादी जनता पार्टी राष्ट्रीय के टिकट पर उतरे बच्चा सिंह को हार मिलती है। जीत के बाद आबो देवी लालू प्रसाद यादव सरकार में मंत्री बनाई जाती हैं। एक तरफ जो सियासत थी, जो सूर्यदेव सिंह की सियासत थी, वो सियासत, वो धमक, एक तरह से वो परिवार जो सिंह मेंशन में रह रहा था उसकी जो धमक थी वो 2 चुनाव में हार के बाद थोड़ी कम होती दिख रही थी। और दूसरी तरफ परिवार में अंदरूनी कलह वो बढ़ती जा रही थी। और इस कलह की मुख्य वजह जिसके कारण सिंह मेंशन का धनबाद में प्रभाव अलग अलग केंद्रों में बंट गया, वो वजह ये राजनीति ही होती है। अब धनबाद में 3 शक्ति के केंद्र बन चुके हैं। अगर आज की स्थिति में देखें तो एक सिंह मेंशन, दूसरा कुंती निवास और तीसरा रघुकुल। ये लंबी लड़ाई की कहानी आगे बताएंगे आपको। इस पूरे जो नाम है इन नामों के साथ में एक बहुत सारा
बहुत कुछ है उस सियासत के साथ में। आपसी पारिवारिक लड़ाई की भी कहानी है और वो कैसे खूनी लड़ाई में बदलती है वो भी आगे आएगा। लेकिन पहले बात कर लेते हैं 1999 के चुनाव की। एक बार फिर बच्चा सिंह झरिया सीट से उतरते हैं। इस बार भी उनकी पार्टी बदल चुकी होती है। इस बार वो समता पार्टी के उम्मीदवार होते हैं। लगातार 2 चुनाव हार चुके बच्चा तीसरे प्रयास में जीतने में सफल होते हैं। कांग्रेस के अब्दुल कयूम अंसारी को वो शिकस्त देते हैं। वहीं लगातार 2 बार जीत चुकी राजद के टिकट पर उतरी आबू देवी इस बार तीसरे स्थान पर खिसक जाती हैं। इसके बाद जब साल 2000 में नया झारखंड बनता है, झारखंड का जब गठन होता है, तो 1999 में बिहार की झरिया सीट से जीते बच्चा सिंह झारखंड की नई सरकार में, जो बाबूलाल मरांडी की सरकार होती है, उसमें उन्हें जगह मिलती है और उनको मंत्रालय मिलता है। और इसके साथ ही एक तरह से धनबाद का जो ताकतवर परिवार है वो सत्ता की भागीदारी कर रहा होता है और दूसरी तरफ एक संग्राम परिवार में चल रहा होता है। रिश्तों में दूरियां बढ़ रही होती हैं। बाबूलाल मरांडी सरकार में नगरीय विकास मंत्री बनने के बाद साल 2002 में बच्चा सिंह अपने नए घर सूर्योदय में चले जाते हैं और वो उसके बाद अभी इसी साल उनका निधन हुआ है। सूर्योदय में ही उन्होंने लगभग पूरा जीवन 2002 के बाद वहीं वो रहे हैं। 2005 आते आते रिश्तों में कड़वाहट काफ़ी बढ़ चुकी थी। 2005 के जो विधानसभा चुनाव होते हैं, इस बार जो झरिया सीट है वहाँ पर सूर्यदेव सिंह की पत्नी कुंती सिंह उतरती हैं और उनको टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी। वहीं बच्चा सिंह बोकारो चले जाते हैं, वहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं। वो वहाँ पर राजद के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं लेकिन तीसरे स्थान पर रह जाते हैं। दूसरी तरफ कुंती सिंह 2005 और उसके बाद 2009 में भी भाजपा के टिकट पर जीतने में सफल रहती हैं। अब आता है साल 2014 का विधानसभा चुनाव। वो चुनाव जब इस परिवार की जंग पूरी तरह से आमने सामने की लड़ाई में बदल जाती है। वो चुनाव जिसमें जीतने वाला और हारने वाला दोनों के बीच अदावत ऐसे शुरू होती है कि वो एक हत्या में बदल जाती है। और वो हत्या भी ऐसे होती है कि जिसे मारा जाता है उसके शरीर से 60 से ज़्यादा गोलियां निकलती हैं और मारने का जो आरोपी होता है वो उसका अपना भाई होता है और वो आज भी जेल में है। अब इन्हीं 2 भाइयों की लड़ाई उनकी पत्नियां लड़ रही हैं इस चुनाव में। साल 2014 का जो चुनाव होता है उस चुनाव में कुंती सिंह और सूर्यदेव सिंह के बेटे जो कि संजीव सिंह हैं वो 28 साल के हो चुके हैं। चुनाव लड़ने की उम्र हो चुकी थी, चुनाव लड़ने के लिए वो योग्य थे, तो उनको उनकी मां की जगह भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देती है संजीव सिंह को। संजीव सिंह भाजपा के उम्मीदवार बनते हैं और उनका मुकाबला होता है अपने ही चचेरे भाई नीरज सिंह से, जो कि उस वक्त झरिया के इलाके में अच्छी पहचान हो चुकी थी। धनबाद के वो डिप्टी मेयर थे उस वक्त और पहली बार सूर्यदेव सिंह परिवार के 2 सदस्य आमने सामने सीधी चुनावी लड़ाई में उतरते हैं। लेकिन जीत मिलती है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उतरे संजीव सिंह को। नीरज सूर्यदेव सिंह के छोटे भाई राजनारायण सिंह के बेटे थे, वो सबसे बड़े उनके बेटे थे। नीरज जो है राजनीति में उनका आने का कोई इरादा नहीं था। कहा जाता है कि नीरज अपने छोटे भाई मुकेश सिंह के कहने पर, जिनका कि इलाके में अच्छा राजनीतिक प्रभाव था, उनकी जिद पर 2009 के विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे। 2009 का चुनाव नीरज ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर धनबाद सीट से लड़ा था और इस चुनाव में उन्हें करीब 18,000 वोट मिले थे और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। इस चुनाव में नीरज को सफलता तो नहीं मिली लेकिन माना गया कि वो भाजपा की हार का कारण बने। दरअसल भाजपा को यहाँ पर कांग्रेस के हाथों महज कुछ 100 वोटों से हार मिली और 2010 का जब चुनाव आया, 2010 में निकाय जो चुनाव आया, उस चुनाव में नीरज मेयर पद पर लड़ना चाहते थे लेकिन धनबाद की जो जिला मेयर पद का था वो महिला आरक्षित हो गया। उसके बाद उन्होंने डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ा और उसको जीता भी। इसमें कहा गया कि उनके जो चाचा थे बच्चा सिंह, जो पूर्व विधायक थे, उन्होंने इनका काफ़ी समर्थन किया और इसके बाद नीरज धनबाद में उन्होंने अपने कामों से उनको घर घर में पहचान मिली और इसके बाद वो 2014 के चुनाव में जो लड़ाई बढ़ती गई, अब आमने सामने की लड़ाई में अपने भाई के खिलाफ वो चुनाव में उतरे लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा।
चुनाव इसके बाद 2019 में हुआ, लेकिन इसके बीच में एक साल आता है, साल 2017, जिसमें बहुत कुछ बदलता है इस परिवार के लिए और बहुत कुछ बदलता है धनबाद के लिए और बहुत कुछ बदलता है झरिया के लिए। दरअसल साल 2017 में नीरज सिंह की हत्या हो जाती है। नीरज के चचेरे भाई और तब के झरिया विधायक संजीव पर हत्या का आरोप लगता है। संजीव आज भी अपने चचेरे भाई की हत्या के आरोप में जेल में बंद है। इसके बाद जब 2019 का चुनाव आता है तो जेल में बंद संजीव को टिकट न देकर भारतीय जनता पार्टी उनकी पत्नी को टिकट देती है, जबकि नीरज सिंह की जो विधवा पत्नी होती हैं पूर्णिमा नीरज सिंह, उनको कांग्रेस टिकट देती है। कांग्रेस की तरफ से पूर्णिमा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्णिमा की देवरानी और नीरज की हत्या के आरोपी विधायक संजीव सिंह की पत्नी रागिनी प्रत्याशी बनाई जाती हैं। दोनों में आमने सामने का एक बार फिर से मुकाबला होता है, परिवार के बीच का मुकाबला होता है और जब नतीजा आता है तो ये नतीजा संजीव सिंह की पत्नी के पक्ष में न होकर नीरज सिंह की, जिनकी 2017 में हत्या हुई थी, उनकी पत्नी पूर्णिमा सिंह के पक्ष में रहता है। वो इस चुनाव में 12,054 वोटों से जीतने में सफल रहती हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद इस बार भी देवरानी जेठानी यानी पूर्णिमा सिंह और रागिनी सिंह एक बार फिर एक दूसरे के खिलाफ मैदान में है। एक बार फिर पूर्णिमा कांग्रेस की उम्मीदवार है, वहीं दूसरी तरफ से रागिनी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। वैसे इस सीट पर कुल 11 उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन माना जा रहा है कि मुख्य मुकाबला एक बार फिर से सिंह मेंशन के परिवार के बीच में ही होगा, पूर्णिमा और रागिनी के बीच होगा। अब नतीजे क्या होंगे, 20 तारीख को यहाँ का वोटर वोट डालेगा, 23 को पता चलेगा कि इस बार ये जो सियासी लड़ाई, जो परिवार की लड़ाई और प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है, उस लड़ाई में किसको जीत मिली, किसको हार मिली, ये सब पता चलेगा 23 तारीख को। इस दौरान अभी बहुत कुछ होगा, बहुत सारी चीज़ें चलेंगी और ऐसी बहुत सी सीटें हैं, चाहे वो झारखंड की हो, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, जहां इसी तरह के बहुत से दिलचस्प समीकरण हैं। कहीं देवरानी जेठानी आपको सामने दिखाई दे रही हैं, तो कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां पिता पुत्री की भी लड़ाई है, कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां चाचा भतीजे की भी लड़ाई है। इन सब लड़ाइयों की हम आपको लगातार बताते रहेंगे, इनके बारे में, इन सीटों पर कैसे परिवारों के वर्चस्व की लड़ाइयाँ चल रही हैं, इनके बारे में बताएंगे हमारे खास कार्यक्रम सीट का समीकरण में। तब तक आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।